विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के एमए फाइनल हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज अपनी कक्षा वहीं से शुरू करूंगा जहां इससे पहले की कक्षा को मैंने विराम दिया था। विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा था आपके पेपर 6 के बारे में, जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का इतिहास है। विद्यार्थियों, इस पेपर में मैं आपसे कुल मिलाकर 5 डायनेस्टीज के बारे में बात करूंगा, 5 राजवंशों के बारे में बात करूंगा। उन राजवंशों की राजनीतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कला, साहित्य, स्थापत्य और प्रशासनिक संस्थाओं के क्षेत्र में उन्होंने किन मापदंडों और किन अधिकरणों की स्थापना की थी, इन तमाम बातों के बारे में मैं इस कक्षा में आपसे विस्तार से बात करूंगा। विद्यार्थियों, कुल मिलाकर हम इसमें 5 डायनेस्टीज, पहली डायनेस्टीज जो ममलूक कहलाते, जो गुलाम वंश कहलाते, जो दास वंश कहलाते। दूसरी डायनेस्टी में खलजी राजवंश, फिर तुगलक, फिर सैयद और अंत में लोधी। तो विद्यार्थियों, अभी मैं आपसे बात कर रहा था ममलूक सुल्तानों के बारे में, और ममलूक सुल्तानों की उपलब्धियों की श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपसे बात की थी सुल्तान इल्तुतमिश और उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में। और मैंने आपसे ये भी बात की थी कि इल्तुतमिश के समय तक तुर्कान चहलगानी यानी 40 तुर्की सरदारों का दल एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में आ चुका था। और विद्यार्थियों, यही कारण है कि आगे चलकर जो दिल्ली सुल्तान हुए वे इतने योग्य नहीं थे कि तुर्कान चहलगानी की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित कर सके। और तुर्कान चहलगानी तभी प्रभावी तरीके से काम कर सकता था जब तक कि सुल्तान मजबूत हो। तो जब तक इल्तुतमिश पावर में था तब तक तुर्कान चहलगानी अपना सर नहीं उठा सका। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान चहलगानी के तुर्कों ने कठपुतली बनाना चालू किया इल्तुतमिश के परिवार के राजकुमारों को, और उन्होंने इच्छा कि सत्ता के नियंत्रण उनके हाथ में रहे। रजिया सुल्तान का पतन इसी बात का परिचायक था। तो विद्यार्थियों, रजिया सुल्तान तक इससे पहले मैंने आपसे बात की थी। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या के पश्चात तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने इल्तुतमिश के छठे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। लेकिन मुइजुद्दीन बहराम को दिल्ली का सुल्तान घोषित करने से पहले उन्होंने इस बात को तय कर लिया था कि सुल्तान केवल नाम मात्र का सुल्तान रहेगा, वह अपने सुल्तानी अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा। यदि उसने स्वतंत्र होने की कोशिश की और वास्तविक रूप से सुल्तान बनने की कोशिश की तो ऐसी स्थिति में उसको सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो उस वक्त तो मुइजुद्दीन बहराम ने इस बात को स्वीकार कर लिया, और मुइजुद्दीन बहराम के सुल्तान बनने के बाद एक नवीन पद का निर्माण किया गया। ये एक ऐसा पद था विद्यार्थियों जो नायब ममालिकात के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब ये है कि सुल्तान का नायब, वास्तव में सुल्तान अपने सारे अधिकार नायब ममालिकात को ट्रांसफ़र कर देगा और खुद एक कठपुतली सुल्तान की तरह रहेगा। और नायब ममालिकात भी वह भी इन अधिकारों का प्रयोग तुर्कान चहलगानी के सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद ही करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि केवल नाम मात्र की सत्ता मुइजुद्दीन बहराम की थी, और इस पद के ऊपर इख्तियारुद्दीन एतगिन को नियुक्त किया गया। इख्तियारुद्दीन एतगिन नायब ममालिकात के पद पर नियुक्त हुआ, और जल्द ही एतगिन ने अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ानी चालू कर दी और उसने खुद अपने आप को एक प्रकार से स्वतंत्र सुल्तान समझना शुरू कर दिया। इस दौर में वजीर का पद ख्वाजा मुआज़बिन को दिया गया, और इसके अलावा एक और 40सा मंडल का सदस्य मलिक बदरुद्दीन शंकर रूमी जो अमीर हजीब के पद पर था। तो इन तीनों ने अपनी महत्वाकांक्षाएं प्रबल करनी चालू की, और इख्तियारुद्दीन एतगिन ने तो मुइजुद्दीन बहराम की एक विधवा बहन से विवाह भी कर लिया, और उसने सुल्तान के समान लाल रंग के
तंबू में रहना चालू किया और साथ ही साथ खुद के दरवाजे के ऊपर नौबत बजवाना चालू किया। तो लाल रंग के टेंट का प्रयोग होना और दूसरी बात यह कि दरवाजे पर नौबत बजाना, ये एक ऐसे विशेषाधिकार थे जो कुल सुल्तान को ही इसकी अनुमति थी। लेकिन एतगिन ने सुल्तान के अधिकारों की अवहेलना की। परिणाम ये हुआ कि मौजूदन बहराम ने षड्यंत्र करवाकर इख्तियारुद्दीन एतगिन की हत्या करवा दी। इख्तियारुद्दीन एतगिन की हत्या एक चुनौती थी तुर्की सरदारों के लिए। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मौजूदन बहराम को हटाने का षड्यंत्र रचा और मौजूदन बहराम को सत्ता से हटा दिया गया 1242 में और उसके बाद में उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। 1242 में सत्ता सुल्तान इल्तुतमिश के एक और बेटे अलाउद्दीन मसूद को दी गई और अलाउद्दीन मसूद से भी इस बात का पक्का वचन करवा लिया गया कि वो सुल्तानी पद के अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा और सत्ता का वास्तविक अधिकार तुर्कान चैलगानी के हाथ में रहेगा। अलाउद्दीन मसूद तुर्कान चैलगानी के इशारे के ऊपर काम कर रहा था और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दिख रहा था कि अलाउद्दीन मसूद को भी हटाया जाए। लेकिन विद्यार्थियों, इस दौर में एक सबसे महत्वपूर्ण देखने लायक चीज़ यह है कि तुर्कान चहलगानी, जिसके सदस्य लगभग इक्वली पावरफुल थे और जिन्होंने ये तय किया था कि हम में से कोई सुल्तान नहीं बनेगा, लेकिन उनमें से एक शक्तिशाली सरदार धीरे धीरे अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता जा रहा है और इस तरीके से बढ़ाता जा रहा है कि बाकी सदस्यों को पता ही नहीं पड़ रहा है। और यह शक्तिशाली सरदार और कोई नहीं था विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शक्तिशाली निरंकुश शासक गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने विद्यार्थियों धीरे धीरे अपनी महत्वाकांक्षाओं को हवा देनी चालू की, उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख देना चालू किया। अलाउद्दीन मसूद नो डाउट तुर्की सरदारों के इशारे पर काम कर रहा था और ऐसा कोई भी विशेष कारण नहीं दिख रहा था कि उसको हटाया जाए। लेकिन बलबन इस पद के ऊपर मसूद को नहीं चाहता था, बल्कि सुल्तान इल्तुतमिश के एक और बेटे नासिरुद्दीन महमूद को वह चाह रहा था। तो नासिरुद्दीन महमूद को 1246 में सुल्तान बनाया गया और नासिरुद्दीन महमूद बलबन के इशारे के ऊपर, तुर्कान चहलगानी के इशारे के ऊपर कार्य करने वाला एक प्रकार से पपेट, एक प्रकार से कठपुतली सुल्तान बन गया। ऐसा कहा जाता था कि वो साम्राज्य के नायब ममलिकात, जिस पद के ऊपर बलबन काम कर रहा था 1246 के बाद, उसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता था। केवल कुछ टाइम के लिए जब इमामुद्दीन रेहान का उत्थान हुआ, इमामुद्दीन रेहान नासिरुद्दीन महमूद का वजीर बना, केवल उस पीरियड में बलबन को नागौर जाना पड़ा, लेकिन बाद में आने के बाद उसने पुनः अपना प्रभाव कायम कर लिया। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया और ऐसा कहा जाता है कि 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक का जो 20 साल का शासन है वो नासिरुद्दीन महमूद का शासन नहीं, बल्कि विद्यार्थियों एक प्रकार से बलबन का ही शासन माना जाता है। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह के साथ किया। तो ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद पूरी तरीके से बलबन के प्रभाव में था, बलबन के आभामंडल में था और वह सुल्तान बलबन की मर्जी के बगैर न तो उठता था न बैठता था। और यहाँ तक कि वो कहा जाता है कि वो अपना खुद का खर्चा टोपियाँ सीकर चलाता था। इस प्रकार की बहुत सारी बातें मिलती है। और एक बार कहा जाता है कि उसकी पत्नी ने, नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी ने, जो कि साम्राज्य के सर्वेसर्वा बलबन की बेटी थी, और ये कहा था कि भाई मुझे खाना बनाने में दिक्कत होती है तो मेरे लिए खाना बनाने वाली एक नौकरानी की व्यवस्था कर दो। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो बलबन के इशारे पर था। तो ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात लगती है कि खुद बलबन की बेटी और उसके लिए भी व्यवस्था नहीं हो पाई और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बलबन को ये चीज़ नहीं कह पाए, या सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के हाथ में इतने भी कुवत नहीं है, ताकत नहीं कि वो एक दासी को लगा सके पत्नी के साथ काम में सहयोग के लिए। लेकिन विद्यार्थियों, इससे एक मैसेज जा रहा, ये बात एक संकेत है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद किस प्रकार से और किस हद तक बलबन के प्रभाव में था। तो 1246 से 1266 तक का पूरा समय
सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का नाम था और हकीकत ये बलबन की थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपना प्रख्यात ऐतिहासिक ग्रंथ तबाकत नासिरी वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को डेडिकेट किया था और उसको समर्पित करते हुए उसने एक ग्रंथ लिखा और इसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास को शामिल किया गया और ऐसा कहा जाता है कि मिन्हाजुद्दीन सिराज का तबाकत नासिरी या उसका ये ऐतिहासिक विवरण जहाँ समाप्त होता है उसके बाद से आगे की चीज़ को बर्नी आगे ले जाता है अपनी तवारीख फिरोजशाही में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें मिलती है इस दौर के बारे में, लेकिन विद्यार्थियों इतना स्पष्ट है कि अब इस दौर में एक नया चेंज और देखने को मिल रहा है। 1266 में बलबन ने अपने दामाद और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सत्ता को उखाड़ फेंका और खुद सुल्तान बन गया। हकीकत यह है कि 1246 से लेकर 1266 के दौर में बलबन ने इस बात के ऊपर अच्छी तरीके से गौर किया कि तुर्कान चहलगानी की ताकत अब पहले जितनी नहीं रही और उसने तुर्कान चहलगानी के सदस्यों के प्रभाव को कम करने की कोशिश की, उनको नियंत्रित करने की कोशिश की और बलबन ने अभी उचित अवसर समझा कि ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया जाए, क्योंकि बलबन की खुद की भी उम्र लगभग 65 से ऊपर हो चली थी और उसकी महत्वाकांक्षाएँ काफ़ी मजबूत थी। तो उसने अपने बेटे को, अपने दामाद को रास्ते से हटाया, उसे कैद किया और उसके बाद सत्ता के ऊपर उसने अपना पूरा नियंत्रण कायम किया और 1266 में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से उसने सुल्तानी पद की उपाधि ग्रहण की। तो विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन किन परिस्थितियों में और किस तरीके से काम कर रहा था और राजत्व का किस प्रकार का एक नवीन सिद्धांत सुल्तान बलबन ने प्रस्तुत किया। जय भारत, जय हिंद।